गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर अकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, बेहतरीन और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपका परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। आप इसको लिखिए, डेली प्रति डेली सुबह 7:30 पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और करंट अफेयर्स का जो भी क्लास है आप उसका एंजॉय कर सकते हैं। करंट अफेयर्स हमारे साथ पढ़ सकते हैं। आप देख रहे हैं 7:30 पर सुबह जुड़िए और करंट अफेयर्स लिखिए, बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। G20 देशों के कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? G20 देशों के कार्य समूह की बैठक के बारे में हम कह रहे हैं। कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमृतसर में। अमृतसर में हुआ है ना। G20 देशों के कार्य समूह बहुत महत्वपूर्ण है। G20 का बैठक इस साल भारत में ही होना है। तो इस साल जो भारत में G20 की बैठक इसी साल सितंबर में नई दिल्ली में होगी। मैं आपको बता दें, G20 की जो बैठक है, बैठक जो है सितंबर में प्रस्तावित है। सितंबर 2023 में ना नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली में होगा और भारत का चिर प्रति पहली बार भारत में हो रहा है और लगभग G20 के 200 के आसपास बैठकें भारत में होंगी इस साल। जो शुरू हो रहा है, कम से कम 15-20 तो हो चुका है। उसमें एक ये है G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की बैठक अमृतसर में। अब देखो, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, उनसे जुड़ा हुआ है। तो शिक्षा कार्य समूह, इसमें शिक्षा से जुड़ी हुई बातों पर फोकस किया जाएगा। मेन बात इसमें यही है। G20 की बहुत सारी बैठकें हुई हैं और ये शिक्षा कार्य समूह की बैठक है। तो इस तरीके की जितनी भी बैठकें आयोजित हो रही हैं आप उसको जरूर पढ़ते रहेंगे और उसको याद भी करेंगे। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। ये वही अमृतसर है जहाँ पर जलियांवाला कांड हुआ था। ये भी याद रख लीजिएगा, जलियांवाला कांड। बहुत जल्द इसका अभिवर्षी आने वाला है जो 13 अप्रैल को हुआ था। कब? 1919 में। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बात होगा। G20 देशों के G20 में कितने देश हैं? G20 की स्थापना कई बार बता चुका हूं, आप लोग बताइए। G20 में 19 देश हैं और प्लस यूरोपियन यूनियन EU यूरोपियन यूनियन मिलाकर 20 हो जाते हैं G20 देश। भारत इसका सदस्य है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? महिला साक्षरता दर कितने % बढ़ी है? तो इसका जो सही जवाब होगा, स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने इसमें तो ये बहुत कम आंसर है। ये इसका आंसर जो होगा 68% बढ़ी है। इसका आंसर 68% बढ़ी है। ये आप याद रखिएगा, है ना। 68% बढ़ी है। जब स्वतंत्र देश आजाद हुआ तो 9% थी। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने % बढ़ी है? तो स्वतंत्रता के समय 9% थी, है ना। अब हो गई है लगभग 77% के आसपास, है ना। तो अभी जो है नमूना सर्वेक्षण NSSO की रिपोर्ट जो आई थी उसमें ये बताया गया है कि 68% बढ़ी है। तो इसमें किसी एक को 68% करिए। 68% बढ़ी है, इसका उत्तर सही हो जाएगा 68%। स्वतंत्रता के बाद से भारत में महिला साक्षरता 68% बढ़ी है। यह ध्यान रखिएगा। 15 मार्च की यह रिपोर्ट है। स्वतंत्रता के समय 9% से बढ़कर वर्तमान में 77% हो गई है। यह किसने जारी किया है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट, नेशनल, है ना, सैंपल सर्वे, NSSO की रिपोर्ट है। NSSO की रिपोर्ट है, जनसंख्या पे आंकड़े जारी करता है। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार 68% जनसंख्या ऐसी साक्षरता दर बढ़ी है महिलाओं की। तो 9% से बढ़कर कितना हो गया है? 68%। विश्व बैंक के अनुसार भारत की आजादी के आसपास की अवधि के दौरान 11 में से 1 लड़की साक्षर थी। वर्तमान में 84.7% पुरुष साक्षर हैं। वर्तमान में कितने % पुरुष साक्षरता है? 84.7%। ये तो महिला का ये हो गया फीमेल, और मेल कितने हो गए? 84.7%। मतलब यही रिपोर्ट आई है, इसी की रिपोर्ट के अनुसार इतने % पुरुष साक्षर हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार क्या रिपोर्ट है? तो भारत की साक्षरता दर 73% है और 73 में से मेल 80.9 और फीमेल 64.46 या 64 कह सकते हैं, है ना, लगभग इतनी जो है ये मेल हो गया, ये फीमेल 2011 के अनुसार। वर्तमान में आई रिपोर्ट के अनुसार 68% बढ़ी है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या दर वाला अभी रिपोर्ट के अनुसार बिहार है, सबसे कम साक्षरता दर उसी में है 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भी और अभी हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार भी। तो ये बात याद रखिएगा, ये 68 कर लीजिए, एक को 68, है ना। चलिए, हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा है? देखो ये बड़े अजीब तरीके का प्रश्न है और प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को आयात करना मतलब खरीद के लाना और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करना है। समुद्र के नीचे क्या करना है? इसको स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क, और डेनमार्क की राजधानी मैं यही लिखता हूं, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन, कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। तो ऐसा काम करने वाला ये दुनिया का पहला देश है जिसने इसको खरीदा है और इसको फिर से पुनः समुद्र के नीचे स्टोर कर रहा है। दुनिया का पहला देश है। डेनमार्क उत्तरी सागर के नीचे 1800 मीटर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है। 1800 मीटर जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश है। ये कहां करेगा? उत्तरी सागर में। उत्तरी सागर कहां है? आप देखेंगे डेनमार्क एक बहुत छोटा सा देश है ब्रिटेन के, ये ब्रिटेन है ना, और यहां से यूरोप शुरू होता है। तो यहां का ये जो क्षेत्र है यही उत्तरी सागर है और डेनमार्क यहां है। तो उत्तरी सागर में, है ना, ये इसको दफनाएगा। कब्रिस्तान डेनमार्क परियोजना है, कब्रिस्तान कहा जा रहा है। वातावरण के आगे गर्म को रोकने के लिए कार्बन इंजेक्ट किया जा रहा है ना। ब्रिटिश रासायनिक दिग्गज इनियोस और जर्मन तेल कंपनी विंटरसेल डिया के नेतृत्व में ग्रीन्सलैंड परियोजना 2030 तक प्रतिवर्ष 8 मिलियन टन CO2 स्टोर करने की उम्मीद है। ये भी याद रखिएगा। नॉर्थ सी जरूर ध्यान रखिएगा। डेनमार्क और ब्रिटेन के बीच का जो क्षेत्र है उसी को हम कहते हैं उत्तरी सागर। 2020 में 3.7 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ था, यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी ने बताया, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाला है और ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाला, ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान देने वाला जो गैस है वो है CO2, एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण गैस है, ये भी ध्यान रखेगा, है ना। तो डेनमार्क ये जरूर याद रखेगा, बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी राजधानी है कोपेनहेगन, जो ग्रीनलैंड है इनके अंतर्गत है। ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है? ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क का अधिकार है, ध्यान रखिएगा, डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड पर। ये सारी बातें याद रखेंगे। डेनमार्क पर ग्रीनलैंड का अधिकार, कोपेनहेगन इसकी राजधानी, यहां पे संवैधानिक राजतंत्र है, भाषा डेनिश, मुद्रा क्रोन है। इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा क्रोन, ध्यान रखिएगा। चलिए, स्वीडन की राजधानी कहां है? स्टॉकहोम। ब्रिटेन का लंदन। नॉर्वे का बताइए कहां है? ओस्लो है, हम ही बता देते हैं। हाल ही में G20 फूल उत्सव कहां शुरू हुआ है? G20 फूल उत्सव, फूलों का G20 के उत्सव खूब हो रहे हैं। G20 सम्मेलन हो जा रहा है हर बातों पर, सांसद, मंत्रियों का, RBI गवर्नर का, जो है सभी तो वित्त मंत्रियों का। यह हुआ है नई दिल्ली में, है ना। नई दिल्ली में G20 का फूल उत्सव शुरू हुआ है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। G20 फूल उत्सव की शुरुआत कहां हुई? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। दिल्ली में कनॉट प्लाजा 11 मार्च से फूल उत्सव शुरू हुआ था, जो G20 प्रतिभागियों के लिए यह है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा किया जा रहा है यह। जापान, सिंगापुर, नीदरलैंड जो है ना G20 देशों में शामिल है, जो अपने वहां इसका प्रदर्शनी लगा रहे हैं। केंद्रीय भूपेंद्र यादव ने इसका उद्घाटन किया नई दिल्ली में। तो इसका उद्घाटन कौन किया, यह पूछा जा सकता है। उद्घाटन भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव, है ना, याद रखिएगा। इन्होंने उद्घाटन किया नई दिल्ली में, नई दिल्ली में कनॉट प्लाजा, नई दिल्ली के कनॉट प्लाजा में।
कनॉट प्लेस के जगह पे है, कनॉट प्लाजा में इसका उद्घाटन किया, वहां नगर पालिका परिषद के सहयोग से यह किया जा रहा है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न पूछा जाएगा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने यह किया है। यह उत्सव सभी के लिए सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा। प्रवेश निःशुल्क, कार्यक्रम स्थल संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी मेजबानी करेगा। 10 बजे से शाम 7 बजे, सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खुलेगा। याद रखेंगे आप लोग, है ना। इसमें जाना देखना निःशुल्क है, फ्री है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जिन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया है? कौन है? सुरेखा यादव इज द राइट आंसर। वंदे भारत एक्सप्रेस का आयोजन करने वाली सुरेखा यादव पहली महिला है। और एक और ध्यान रखिएगा, ये सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट भी हैं। 1988 में इन्होंने ट्रेन चलाई थी। इन्होंने पहली बार 1988 में ट्रेन चलाया था। अभी ये चर्चा में क्यों आई है? क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस को इन्होंने चलाई है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे हाई स्पीड ट्रेन है, जिसकी स्पीड कितनी है? वंदे भारत की स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन चलाई नहीं जा रही है। पटरियां भी वैसे नहीं है, उखड़ जाएंगे। चलाते तो 130-40 का ही है, 50-60 तक ट्रायल है, लेकिन स्पीड 180 किलोमीटर पकड़ सकती है और चल सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस, इसका जब बना था तो नाम था ट्रेन 18। इसका मतलब है 2018 में बना था ट्रेन 18, इसका नाम बदला वंदे भारत एक्सप्रेस। और सुरेखा यादव पहली महिला लोको पायलट है जिन्होंने इसको दौड़ाया है। यह भी याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये परीक्षा में अवश्य आएगा। परीक्षा में बिल्कुल आने वाला प्रश्न है, ये परीक्षा में जरूर आएगा। पहली वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली महिला हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इनको बधाई दी। इन्होंने मध्य रेलवे की ओर से 13 मार्च को निर्धारित समय सोलापुर स्टेशन से रवाना हुई ट्रेन और 450 किलोमीटर की यात्रा, है ना, पूरी करते हुए सीएसटी स्टेशन पहुंची। कहां से कहां तक? सोलापुर रेलवे स्टेशन, 13 मार्च को। यह जरूरी है, कहां से कहां तक चलाया? सोलापुर रेलवे स्टेशन से, सोलापुर रेलवे स्टेशन से, और ये ले गई हैं सीएसएमटी रेलवे स्टेशन, सीएसएमटी रेलवे स्टेशन, सीएसएमटी रेलवे स्टेशन। कुल दूरी कितनी है? 450 किलोमीटर की दूरी। यह महत्वपूर्ण बात है, यही लोग भूलेंगे, है ना। और तय समय से 5 मिनट पहले पहुंचा दिया, है ना। तय समय से 5 मिनट पहले, इस स्टेशन 5 मिनट पहले ही खुल गई और ट्रेन छूट गई। सोलापुर रेलवे स्टेशन से सीएसएमटी रेलवे से सुरेखा यादव, ध्यान रखिएगा, एशिया की पहली लोको पायलट है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? महत्वपूर्ण होगा। जम्मू कश्मीर के लिए बजट अभी हाल ही में पेश किया गया है। कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया और किसने पेश किया? 2 ही प्रश्न बनेंगे। तो 1,18,500 रुपए का बजट पेश हुआ, और जम्मू कश्मीर के लिए जो बजट पेश किया, किसने किया? निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का पिछला बजट भी भारत के वित्त मंत्री ही पेश करते आए हैं, है ना, क्योंकि वहां पे अभी सरकार नहीं है, चुनाव नहीं हुआ। केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर को विभाजित करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो निर्मला सीतारमण ने 1,18,500 करोड़ रुपए, यहां पे लिखना है करोड़ रुपए का बजट पेश किया है जम्मू कश्मीर के, और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में वहां पर विकास के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और वहां के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। याद रखिएगा, मनोज सिन्हा। हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं?
महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अभी देखो यहां पर महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप शुरू है और 26 तारीख तक होगा, है ना, हो रहा है। तो इन दोनों को बनाया गया है, एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ये ब्रांड एम्बेसडर है। ए और बी, एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर हैं, याद रखिएगा ये दोनों। एमसी मैरी कॉम एक कौन है? मुक्केबाज है, और ये मणिपुर की हैं मुक्केबाज, मणिपुर की रानी कही जाती हैं ये, ध्यान रखिएगा। उनके विधानसभा ने पास करके प्रस्ताव तब ये किया। फरहान अख्तर एक्टर डायरेक्टर सब है, मिल्खा सिंह का किरदार इन्होंने निभाया था। तो मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप जो है भारत में हो रहा है, ये भी याद रखिएगा। और एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर को इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉन्क्लेव में 15 से 26 मार्च तक महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगा। इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजन, है ना, हो रहा है। किसका? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। कब से कब तक? 15 से 26 मार्च 2023 तक, है ना, यह आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही खत्म होगा यहां से बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। और इनके ब्रांड एम्बेसडर एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर हैं, जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, इनको प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, मेजबानी चल रहा है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। इसके 12 वजन वर्ग में 74 देशों के 350 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। 12 वजन वर्ग है। कितने वजन वर्ग हैं? 12। कितने देश? 74। और लगभग प्रतिभागी कितने हैं? 350 से ज्यादा प्रतिभागी जो है, 350 से ज्यादा प्रतिभागी इनमें भाग रहे हैं। 12 वजन वर्ग समझ रहे, जो वेट कैटेगरी 12 है। 74 देशों के प्रतिनिधि लगभग इसमें भाग ले रहे हैं विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव का आयोजन किया गया है? फूलदेई उत्सव, ध्यान रखेंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न एसएससी में खूब पूछे जाए, उत्सव, नाच गान, जो करंट पे होता है वही पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड इज द राइट आंसर, फूलदेई उत्सव। खास बात यह है कि वहां के विधानसभा भवन में इसका आयोजन किया गया, इसलिए भी ये ज्यादा चर्चा में है और ज्यादा चर्चित है, आप याद रखिएगा। फूलदेई उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, जो उत्तराखंड के विधानसभा भवन में ये शुरू किया गया है। मुख्य रूप से यह जो किया जाता है, नववर्ष पर इसका आयोजन मुख्यतः किया जाता है। फूलदेई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट उत्तराखंड विधानसभा भवन, चमोली उत्तराखंड में विधानसभा बुधवार को, है ना, फूलदेई उत्सव मनाया गया, है ना, याद रखिएगा। उत्तराखंड, राजधानी देहरादून, राजधानी इसकी देहरादून है। ये कौन सी राजधानी है? और एक राजधानी इसका गैरसैंण है, गैरसैंण। तो ये शीतकाल वाली है, कभी भी आए तो मिस नहीं होना चाहिए। और ये ग्रीष्मकाल वाली, ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड, है ना। तो उत्तराखंड, जिसको देवभूमि का नाम से जाना जाता है, गंगा जमुना नदियां यहां से निकलती हैं। तो उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व वगैरह है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, इन सबको पढ़िए। हाल ही में किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है ना। विवाद बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसे विवाद सॉर्ट आउट होना नहीं है और बढ़ जाना है ना। अब इसका कौन सा ऐसा देश है? ये सब भारत के सपोर्टर देश हैं। मैकमोहन रेखा को बताया कि यही एक्चुअल अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, मतलब भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत को सपोर्ट करने वाले लोग, चाइना उनको बर्दाश्त नहीं करेगा, ये हो जाएगा यूएसए, है ना। जापान भी भारतीय सपोर्टर है, चीन ही नहीं है। फ्रांस भारत का सपोर्ट करता है, जापान, अमेरिका, फ्रांस सब भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता देने के लिए समर्थन करते हैं, चीन नहीं करता। तो भारत और चीन के बीच, भारत चीन के बीच
मार्च 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया। मैकमोहन रेखा क्या है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। तो 1914 में, मार्च 1914 में इसका निर्धारण हुआ था, याद रखिएगा। तो मैकमोहन रेखा, और अमेरिका की सीनेट ने, अमेरिका की संसद के 2 सदन है। अमेरिकी संसद को बोलते हैं कांग्रेस, यूएसए संसद। तो यूएसए की संसद का नाम है कांग्रेस। कांग्रेस के 2 सदन हैं, एक है प्रतिनिधि सभा, और ये भारत के लोकसभा के समान है। दूसरा सदन है इसका सीनेट, जैसे भारत का दूसरा सदन राज्यसभा है तो राज्यसभा के समान है। तो इन्होंने कहा है कि मैकमोहन रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और भारत और चीन के बीच वही असली सीमा है। अब ये मामला और गहरा जाएगा, है ना। ये जो मैकमोहन रेखा है भारत के किस राज्य के साथ है? अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिए, किसके साथ है? पूरी सीमा को नहीं कहते, अरुणाचल प्रदेश। अभी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, कि मैकमोहन रेखा भारत के किन राज्यों में कितना 890 किलोमीटर की जो रेखा है वही मैकमोहन रेखा है अरुणाचल प्रदेश के साथ। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के साथ ये रेखा है। 890 या 980 किलोमीटर का है, 890 है ना। ये तो अरुणाचल प्रदेश के साथ ही जो रेखा लगती है, सीमा लगता है, उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। याद रखिएगा। अब अमेरिका ने कह दिया कि वही असली है, अब विवाद और गहरा हो जाएगा। पहले से ही चाइना उसको नकारता है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहां बनेगी? व्यवहार प्रयोगशाला, है ना। व्यवहार प्रयोगशाला कहां बनेगी? जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद या धर्मशाला? इसका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद में, जयपुर में। जयपुर इज द राइट आंसर। जयपुर में बनेगा व्यवहार प्रयोगशाला, ध्यान रखिएगा। और किस प्रकार का प्रयोगशाला है? इसमें कई तरीके की बातें होंगी, है ना। व्यवहार प्रयोगशाला में जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, अभी राजस्थान में कितने नए जिले बने? 19 नए जिले बने हैं। अब इन जिलों के साथ साथ 33 + 19, है ना, 52 अब वहां पे लगभग जिले हो जाएंगे, है ना। तो व्यवहार प्रयोगशाला बनाया गया है जयपुर में। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर से व्यवहार प्रयोगशाला के बारे में और भी बातें हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही है, याद कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।